गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अभी मेरे विद्यालय में कुछ फंक्शन चल रहा था, इसके चलते वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। जो MCQ है, MCQ मॉडल पेपर क्लास 10 और 9 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रामर का जो पोर्शन है वो 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10 के लिए तो है ही। वीडियो शुरू करने से पहले, प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो जरूर दीजिए। हमारा हौसला बुलंद हो, हम काम आगे करते रहें। तो पहला प्रश्न है हमारा, विद्या अधिगमाय। विद्या अधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है? विद्या अधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई? यदि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो विच्छेद होगा विद्या जो अधिगमाय। तो वर्ण पूछ रहा है तो कौन वर्ण हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपको आ जो अ। इसमें होगा आ जो अ, आ जो अ, यानी विद्या जो अधिगमाय। विद्या में आ है और अधिगमाय में है, तो आ जो अ ये संयुक्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? कॉमन क्वेश्चन है। ग्रामर का वह कौन सा पोर्शन है, कौन सा पद है जिसके वर्णों के मेल से विकार होता है? विकार यानी परिवर्तन, चेंजिंग होता है। तो आप संधि की परिभाषा पढ़े होंगे, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जब विकार होता है, जो विकार होता है उसी को संधि बोलते हैं, ये परिभाषा है। तो यहां पर हो जाएगा संधि। किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? उत्तर होगा संधि, यानी संधि में वर्णों के मेल से विकार होता है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ये 10 क्लास के पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो वो नहीं करके संस्कृत लेखिका केवल दिया है और इसका विग्रह पूछ रहा है। विग्रह यानी समास विग्रह क्या होगा संस्कृत लेखिका का? तो संस्कृत लेखिका का यदि हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा संस्कृत से लेखिका तत्पुरुष समास है षष्ठी तत्पुरुष। संस्कृत से लेखिका, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर पूछता है चौथा प्रश्न, वैदिकम च तत्युगम, इसका समस्त क्या है? माने ये जैसे विग्रह हो गया संस्कृत से लेखिका, संस्कृत लेखिका, वैसे यहाँ पर विग्रह कर दिया वैदिकम च तत्युगम, इसका समस्त पद क्या बनेगा? उत्तर हो जाएगा वैदिक युगम। वैदिक युगम, वैदिक युगम समस्त पद। संस्कृत में कितने कारक हैं? मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बताया था, 9 में भी 10 में भी। 10 वालों को बोल रहा हूँ कि 9 में भी मैं बताया था कि संस्कृत ग्रामर में कारक जो है 6 होते हैं। 6 श्लोक में बोला था, कर्ता कर्मं करणं च सांप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणं च खडेते कारका स्मृता। ये 6 कारक याद किए जाते हैं संस्कृत में। हिंदी में आठ होता है, अनुवाद में भी आठों की जरूरत हमें पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको है संस्कृत में 6 कारक। फिर छठवां क्वेश्चन है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? तो सप्तम्याम अधिकरणम आप याद रखिएगा। तो कारक का नाम देना है। तो सप्तमी विभक्ति में आपको होता है अधिकरण कारक, इसका अर्थ होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। दुर्योधन में उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर है? दुर्योधन में
दुर्योधन में उत्तर क्या है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दुर। दुर। बालई, बालई पद का मूल रूप क्या है? मैंने मूल शब्द को लिखना है, किस शब्द का रूप जो है तृतीया बहुवचन में बालई होता है। यहाँ पर आप लिख देंगे बाल। बालक मत लिखिएगा, बालक होगा बालक ही हो जाएगा। यहाँ पर बाल है तो बाल का तृतीया बहुवचन हो जाएगा बालई। तो बालई का मूल रूप क्या है? उत्तर करेंगे बाल। 9 क्वेश्चन है, दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति का रूप कौन सा है? मूल शब्द दात्री है और इसका पूछ रहा है प्रथमा विभक्ति का रूप। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखना है। प्रथमा विभक्ति यहाँ एक वचन छूट गया है, एक वचन। तो जितने भी ऋकारांत हैं जैसे पितृ हो, मातृ हो, दात्री हो, ससुरी हो, तो दात्री में आपको प्रथमा विभक्ति का वचन हो जाता है दाता। दाता दतारो दतारो रूप चलता है ऐसे, तो प्रथमा विभक्ति के वचन में हो जाएगा आपको दाता। तो इतना प्रश्न आपका हो जाएगा। और उसमें ग्रामर में प्रश्न बताता हूँ जो दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किताब से भी कुछ प्रश्नों को देखा जाएगा। तो 9 प्रश्न हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 चर किस लकार का रूप है? चर किस लकार का रूप है? तो आप देखेंगे कि तूता मंतु हितम का आनी आवा आमा ऐसे रूप चलता है। तो लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में अ या ही आ जाता है। जैसे अस धातु में एधि आता है, लिख में लिख आता है, पठ में पठतु पठताम पठंतु। उस तरह से चरतो चरताम चरंतु, चर चरतम चरत रूप याद करना जरूरी पड़ेगा। तो लोट लकार होगा इसका सही उत्तर। चर धातु में चर किस लकार का रूप उत्तर होगा? लोट लकार। अब इसी चर में यदि यहाँ हलंत लगा देंगे तो मूल धातु हो जाएगा। बिना हलंत का है तो आपको लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन हो जाता है। ध्यान देना। द्रक्षति किस धातु का रूप है? द्रक्षति। तो संस्कृत में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसका मूल धातु अलग होता है, रूप अलग चलता है। जैसे दृश्य धातु है, दृश्य माने देखना होता है, इसका रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। लेकिन दृढ़ लकार में इसका रूप बदल जाता है। और ये दृष्टि दृष्टा दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये 9 और 10 दोनों के लिए। कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो तदित प्रत्यय जब बताते हैं, मानम शब्द पर ध्यान देना है। यदि बाद में मानम आया हो और उसके पहले क्रियापद हो, तो क्रियापद जब आया है उसके बाद मानम आए। कंप माने कांपना होता है, क्रियापद है, उसमें मानम जुटा है तो यहाँ पर सानस प्रत्यय हो जाता है। जितने भी आत्मनेपदी धातुएं होती हैं उसमें सानस प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिनका रूप चलता है एते ते एते अंतिम जिसका चलता है ना, उसमें सानस प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे लभ धातु है तो लभते, लभेते, लभंते, उसमें सानस प्रत्यय जो लभमाना हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। कंप मानव ने कांपता हुआ। यही मानव कर रहे हैं कि नहीं? दुबे सर मानव बताया कि मानव आएगा तो सानस प्रत्यय लिख देंगे तो गलती भी हो जाएगा। गो मान लीजिए गो के बाद मानव है गो मानव, तो गो तो क्रियापद नहीं है, वो नाउन है। तो गो मानव जब हो गया तो वहां पर आपको मतु प्रत्यय होगा, ध्यान देना है। खाली मानव पर ध्यान नहीं देना है, मानव के पहले क्रियापद है कि संज्ञापद है इसका ध्यान देना है। भू जोड़ अथवा से कौन सा अव्यय होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको भूत्वा। अथवा प्रत्यय जब होता है तो त्वा त्वा ध्वा ऐसे आ जाता है। भूत्वा माने होकर, भू में अथवा प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा अव्यय पद बनेगा? भूत्वा। अव्यय इसलिए है क्योंकि भूत्वा का रूप चलेगा नहीं, किसी के साथ भी भूत्वा भूत्वा ही रहेगा। धार्मिकम में कौन सा सदित प्रत्यय है? धार्मिकम
मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हिंदी का जो इक प्रत्यय होता है वो संस्कृत का ठक होता है। जैसे विज्ञान में ठक जोड़ेंगे तो वैज्ञानिक शब्द बनेगा और हिंदी में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएगा। तो वहाँ पर धर्म में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो धार्मिकम बन जाएगा। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ठक, ठक प्रत्यय होगा। अज का लिंग क्या है? अज आजादी गण में का प्रत्यय होता है, अज माने बकरा होता है और इसका लिंग हो जाएगा अजा। क्या होगा? अजा। सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सूर्या में ये देवतावाची शब्द, सूर्य को जब देवतावाची शब्द मानकर चलिएगा, सूर्य देवता है, तो वहां पर चाप प्रत्यय होता है। आपके स्तर से ये जो होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सूर्य में चाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो सूर्या शब्द बन जाता है। और यदि इसको सूर्य को मानव मानेंगे तो सूर्य शब्द बनता है जिसका माने कुंती हो जाता है। किम जो तसिल, तसिल प्रत्यय जो है आपको ये तसिल प्रत्यय सर्वनाम में जुटा हुआ है किम में, तो तसिल प्रत्यय जुटा है तो सिल का लोप कर देते हैं और कह केवल बचेगा। यहाँ पर आपको शब्द बन जाएगा कुतः, कुतः शब्द बनेगा। किम जोड़ तसिल से कौन सा अव्यय बनेगा? फिर अव्यय बोल रहा है, अव्यय मैं बार बार बोल रहा हूँ। अव्यय इसलिए क्योंकि इसका रूप बदलता नहीं है, ये सर्वनाम में आता है। ज्यादा सर्व में तसिल जोड़ेंगे तो सर्वता हो जाएगा, किम में जोड़ेंगे तो कुता हो जाएगा, परित से जुड़ेंगे परिता हो जाएगा। करणीयम अनियत प्रत्यय होता है। क्री धातु आपको तबियत और अनियत लिखना आदमी पड़ता है, तो क्री में यदि तबियत जोड़ेंगे तो कर्तव्यम बन जाएगा और क्री में अनियत जोड़ेंगे तो करणीयम बन जाएगा। दोनों का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। करणीयम माने करना चाहिए। तो यहाँ पर जब नियम नियम आएगा और उसके पहले आपको क्रियापद रहे तो वहां पर आपको अनियर प्रत्यय हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जैसे गम धातु है, गम में नियर जोड़ेंगे तो गमनियम बन जाएगा, क्री में जोड़ेंगे करणीयम हो गया, श्रु में श्रवणीयम हो जाएगा, दृश्य में दर्शनीयम हो जाएगा। ऐसे अनियर प्रत्यय बन जाता है। अभी कुछ और हम ग्रामर दो चार को खोज करके दे रहे हैं आपको, उसके बाद किताब वाला प्रश्न टेल वालों के लिए देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। धाव धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या? भाव धातु। तो विधि लिंग यदि आप याद रखते होंगे, मेरी बात याद आ रही होगी, तो उसमें रूप चलता है एक, एकाम, एयु, एक, एकम, एक, एयम, एवं, एवं, ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ पर भाव का आसान है, प्रथम पुरुष विधि लिंग के प्रथम पुरुष एक वचन नहीं पूछता है तो एक आना चाहिए, तो आपको हो जाएगा धावित। इसका उत्तर हो जाएगा धावित, धावित। धाव धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उत्तर होगा धावित। भूपथ का रूप किसके समान चलेगा? तो इकाराम पुल्लिंग में मुनि शब्द रूप आप देखे होंगे, जहां पर भी भूपति में क में छोटी आ रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, इसकी आवाजें आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भूपति, पति में भी आपको छोटी ही है, पुल्लिंग है, और मुनि में भी छोटी पुल्लिंग होता है। तो भूपति का रूप किसके समान चलेगा? उत्तर देंगे मुनि के समान। मुनि, मुनि। धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? मैं सूत्र एक साथ बोलता हूँ। प्रत्यनुधिंग निकषांतरांतरेण यावद भी ऐसे सूत्र होता है, उसमें धिक शब्द भी आता है। धिक्कार, इसका मन होता है धिक्कार। तो धिक्कार अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसका उत्तर होगा आपको द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया, इसका होगा द्वितीया, द्वितीया विभक्ति। प्रति हो, अनु हो, धिक हो, निकषा हो, अंतरा हो, अंतरेण हो, यावत हो, इन सारे शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ, अनुवाद के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अनुवाद में भी प्राय आ जाता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ ये वाक्य दिया है, और इसमें जो कविसु पद है,
कविसु में कहता है किस सूत्र के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो सूत्र होता है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, इसका मतलब है कि बहुत सी वस्तुओं में जब किसी एक वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो जिन वस्तुओं में श्रेष्ठ बताया गया, जिन व्यक्तियों में श्रेष्ठ बताया गया, उसमें षष्ठी या सप्तमी दोनों होता है। कवि नाम भी लिखेंगे तो गलती नहीं है। यदि कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ लिखेंगे तभी यही सूत्र है, षष्ठी विभक्ति हो गया। कविसु लिख दिए तो हो गया आपको सप्तमी। तो सूत्र है यतश्च निर्धारणम। इस सूत्र के अनुसार आपको षष्ठी या सप्तमी दोनों होता है। किसमें विग्रह होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। किसमें विग्रह होता है? जैसे एक प्रश्न आया था कि किसमें विकार होता है, तो उत्तर आया कि संधि का। और इसमें किसमें विग्रह होता है, तो विग्रह होता है समास में। पहले के पैटर्न में हिंदी में प्रश्न आता था, बड़ी इंपॉर्टेंट, संधि और समास में अंतर लिखे, तो यहाँ पर लिखाया जाता था कि संधि में विकार होता है, समास में विग्रह होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट अंतर है। पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि भी लिख सकते हैं, लेकिन स्वर संधि में भी पाणिनीय सूत्र के अनुसार विशेष संधि होती है, विशेष स्वर संधि, जिसको पूर्व संधि कहते हैं। क्वेश्चन है किस समास में उभय पद की प्रधानता होती है? एक सूत्र ही होता है द्वंद्व समास का, उभय पद प्रधानो द्वंद्व, यानी जिस पद में दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों पद एक समान प्रधान है, वहां पर आपको द्वंद्व समास होता है। इस तरह से 25 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, 10 क्लास के लिए भी और 9 क्लास के लिए भी। 10 क्लास के लिए भी आई और 9 क्लास के लिए भी आई। ठीक है, कि इसको बड़ी तत्परता से आप लिखोगे, याद करोगे और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद।